समझा जाता है कि ये पार्टी जो है वो साइलेंट हो गई, माइनस हो गई। एमक्यूएम का आगाज़ तकरीबन कराची के इशू से ही हो रहा है। आपको लगता है कि कराची के हालात कि ऐसा हो पाएगा? इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी, ये तो हर पार्टी के अंदर आप देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको उस टाइम क्यों लगा कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो मुल्क के साथ सच नहीं है? बस देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि वो अच्छे क्रिकेटर थे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम। ये भी एक हिस्ट्री रकम हुई ना कि किस तरह से उनको जवाब दिया गया और अल्लाह ताला ने किस तरह से सुरखू किया हमारे अफवाज पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। जी जी हसन, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, प्रोफेसर थे आप, इंजीनियर में हैं, पीएचडी भी की हुई, फिर आप पॉलिटिक्स के अंदर आए, है ना? तो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या क्या था, कहाँ से आप पढ़े हैं, फिर क्या जॉब्स आपने की हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी, ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। जी देखें कि मैं अगर माजी में जाऊँ तो मेरा जो ताल्लुक़ है सर, वो एक विलेज से है। विलेज आपने नाम सुना होगा, साबू राहू, नाम नहीं सुना आपने? तो ये सकंड से पहले एक गांव है, ये मेरा बर्थ प्लेस है। अच्छा। ठीक है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेशन के बाद वहीं सेटल हुए थे आकर। ठीक है, पहला स्टॉप वहीं था और उसके बाद जो है फिर हम शिफ्ट हो गए सकरंड, जो कि डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह के में वाक़ है ये, और आजकल शहीद बेनज़ीराबाद का एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक शहर है ये। तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो सकरंड से हासिल की और उस वक़्त जो है तालीमी इदारे महदूद होते थे और डीसी हाई स्कूल सकरंड से मैंने मैट्रिक किया 1969 में और इम्तियाजी नंबरों के साथ मैंने पास किया। उसके बाद जो है फिर कॉलेज एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नवाबशाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवाबशाह, वहाँ से मैंने इंटर साइंस पास किया, फिर इंजीनियरिंग के अंदर। और फिर ज़ाहिर है वो वक्त ना सिफारिश का था और ना किसी और दीगर ज़राए थे। मेरिट का ज़माना था वो, और मेरिट का ज़माना जो होता है तो उसके अंदर जो है आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी, क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता उसमें ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटर साइंस करने के पास फिर मेरा शौक़ था एक इंजीनियर बनना, तो उसमें मैंने जो है ज़ाहिर है जैसे एक अप्लाई किया अपने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो। उस वक्त वो सीनियर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज था। जी 19 बस समझ लें कि सीनियर यूनिवर्सिटी का एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज था। तो 1971 में फिर मेरा एडमिशन हुआ और फिर मेहरान यूनिवर्सिटी तो ये 75-76 के बाद ये बनी है। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, वहाँ मैंने 1976 में जो है इंजीनियरिंग पास की विद डिस्टिंक्शन, और वहीं फिर जो है चूँकि पोजीशन थी मेरी तो वहीं उसी इदारे के अंदर और दीगर भी काफ़ी जॉब्स ऑफर हुई, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सुई गैस और दीगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन चूँकि बैकग्राउंड मेरे वालिद साहब भी टीचिंग से उनका ताल्लुक़ है इंडिया के अंदर जी, तो इस वजह से जो है फिर मैंने टीचिंग को जो है वो तरजीह दी और वहीं मैं एज ए लेक्चर मेरा करियर शुरू हुआ। फिर लेक्चर के बाद ज़ाहिर है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आगे कर, और फिर मेरा 10 साल का जो तकरीबन 10 ईयर प्लस का जो जिम्मेदारी मुझको मिली एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन वहीं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ से फिर मैं डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, और फिर मैं अपनी एक एजुकेशन मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी एक ऑफ़र मुझको मिली थी वहाँ, तो उसके लिए फिर मैं ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके तो वहाँ चला गया था। उसके बाद दोबारा फिर बैक टू मेहरान यूनिवर्सिटी, और फिर मैं 2 तालीमी बोर्ड्स हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सबसे पहले मीरपुर ख़ास, फिर उसके बाद हैदराबाद, 3 साल उधर, 4 साल मीरपुर ख़ास और 3 साल फिर यहाँ। और उसके बाद भी फिर ज़ाहिर है देखें प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होते, मेरा अपना ये वो कंसेप्ट है। तो मैंने अपना जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रखा और फिर मैं कराची के अंदर एक इदारा है जिन्हा यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, उसी का एक इदारा है जिन्हा
पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मशहूर इदारा है, तो उसमें फिर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ रहा उधर लिए। तो ये सिलसिला इस तरह से मतलब आप टीचिंग से स्टार्ट किया फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? जी बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा सर, मैं आपसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी जी बोलें। बड़ा ही आपको ब्रीफली इसका आंसर देना है और आप सोच समझ के देखें। आप माशाल्लाह एजुकेशनल बैकग्राउंड में थे, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस तरीके से, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया टंडो जाम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, टीचिंग में करता हूँ, तो मैंने तकरीबन कोशिश की उन स्टूडेंट से फीडबैक दूँ जो नॉन सिंधी हैं, राजपूत हैं। तो मैंने फिर पहले तो आपकी एक रिलेटिव थी जोहा अनवार, वो मेरी क्लास फेलो थी, तो उन्होंने बोला कि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और हम्बल इंसान है। फिर मैंने मुबशिर आज़म है, वो भी खानज़ादा हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छे इंसान हैं। फिर मैंने अलीना तस्लीम से पूछा, ये तस्लीम राव हैं, उनकी बेटी है, वेटनरी डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। अब इनमें सब में कॉमन आपसे एक चीज़ देखें, सब ने बोला है कि पढ़े लिखे हैं, बट किसी ने भी ये नहीं बोला कि अच्छे पॉलिटिशियन। अब आप देखें, आपका इतना अच्छा पॉलिटिकल एजुकेशनल बैकग्राउंड था, पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी? इतना जो आदमी को इतनी इज़्ज़त मिली हो, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का आपको पता है, अगर आदमी ना सक्सेसफुल हो तो ये रिस्क पे होता है कि जितनी इज़्ज़त है वो भी चली जा सकती है। तो आपके जहन में ये सब नहीं था? नहीं, देखें बात यह है कि जिस तरह से एक टीचिंग का प्रोफेशन है ना, वो प्रोफेशन भी जो है एक अपने यूथ को प्रोफेशनली एम्पावर करना होता है, वहाँ यही मकसद होता है ना, और उनकी समझ लेंगे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना मकसद होता है। और चूँकि रिटायरमेंट के बाद भी मेरी अपनी एक्टिविटीज़ तो रहीं सारी वो, लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि इस वक्त ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है मैंने अपनी ज़िंदगी का टीचिंग का गुजारा, और बहुत से लाइफ में चैलेंजेस भी आए, और अब ज़ाहिर बुनियादी मकसद जो है वहाँ समझ लें कि यूथ की खिदमत करना थी। तो हमने कहा अब ज़रा हम आवाम की भी खिदमत कर लें। तो मकसद वही है कि सर्विसेज रेंडर करना, पर ज़रिया अलग है, ज़रिया अलग है, ठीक है ना, एक मुख्तलिफ डायरेक्शन है ये। तो चूँकि कॉमन चीज़ है एक फैसिलिटेशन का, तो वहाँ स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया। या मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पब्लिक को, जो भी मेरे अपने वोटर्स हैं उनको, और अब तो क्या है कि जिनके वोटों से कामयाबी हासिल हुई तो वो सिलसिला तो वहीं एंड हुआ, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में कतन ये नहीं है कि किसी ने वोट दिया किसी ने वोट नहीं दिया। इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 219 का, हैदराबाद का। तो इसलिए अब मेरे जितने भी जो है समझ लें मेरे हलके के अंदर उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो सब मेरे अपने हैं। तो इस जज्बे के साथ जो है मैं अपनी खिदमत MQM के प्लेटफार्म से वो मैं कर रहा हूँ, और खुशी भी महसूस होती है। चैलेंजेस भी आते हैं, और लेकिन उसको भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मदद से, और ज़ाहिर है जो सीनियर्स बैठे हुए हैं उनकी भी ताउन से वो सिलसिला जारी रहता है उसके अंदर। अच्छा सर, आप जब पॉलिटिक्स में आए तो पार्टी आपने MQM जो चुनी, हालांकि दूसरी पार्टीज भी थी, तो MQM पार्टी क्यों चुनी? और मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है MQM पे, क्योंकि जो रिसेंट 10-15 साल है, तो उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि मैंने किसी और पार्टी की तरफ जाना चाहिए? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मंशूर है, ठीक है, और हर पार्टी आज़ाद है अपने सोच के अंदर, अपने स्ट्रेटजिक प्लान्स को डेवलप करने के अंदर, अपने रीजन के अंदर। तो इसमें यह है कि जिस चीज़ से मैं मुतासिर हुआ MQM पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी जो है ना, एक फ़िलासफ़ी उसकी, और दूसरा उसका जो गोल्स को अचीव करने का जो तरीक़ेकार है, मेथडोलॉजी है, उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। अच्छा। और उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, ज़ाहिर है वो उनकी जो भी लीडरशिप है उनकी कंसल्टेशन से चीज़ें डेवलप होती हैं, और बुनियादी मकसद जो है वो ये होता है आवाम की खिदमत करना। MQM पाकिस्तान का जो फ़लसफ़ा है, जो मंशूर है, उसमें दो जो अहम सुतून हैं, एक है रियलिज़म
हकीकत पसंदी और दूसरा रहा प्रैक्टिकलिज्म। अब देखें, हम ज़ुबानी बातें कुछ भी करें और अमली तौर पर अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मकसद बहुत हो जाता है उसमें। तो ये दो जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, और ये वो चीज़ें हैं कि जो टीचिंग के अंदर भी जो है कॉमन होती हैं आगे बढ़ने के लिए। आपका ये है मतलब कि MQM ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, बोलते नहीं? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, और आपको पता है ये मुतवसत घराने से ताल्लुक़ है इसका, और ये बिल्कुल ये समझ लें ग्रास रूट लेवल से इसका स्टार्ट होता है। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला वडेरा शाही नहीं है इसके अंदर। जैसे आपने बोला कि MQM ग्राउंड लेवल पे काम करती है, पर इस MQM पे कुछ 10-15 साल पे लास्ट से क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपने बोला कि ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, वडेरा शाही नहीं है जैसे दूसरी पार्टीज में होती हैं, आपकी बात ठीक है। बट 2016 के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन अलग हो गए इस पार्टी से, जी। वैसे वो तो एक अलग सिलसिला है कि अल्ताफ़ हुसैन सही थे गलत थे, उनका क्या विजन था, वो तो बात अलग हो गई। तो जब से वो अलग हुए पार्टी से, समझा ये जाता है कि ये पार्टी जो है वो साइडलाइन हो गई है, माइनस हो गई है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग विजन नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सीट्स भी नहीं मिलती। आप क्या समझते हैं कि उनके जाने के बाद इम्पैक्ट तो पड़ा है? देखिए, मैं तो इसको मुख्तसर यूँ बोलूँगा कि हमें हमेशा जो है माजी से सीखना चाहिए, ठीक है, और अच्छे मुस्तकबिल की तरफ हमें जाना चाहिए। तो माजी की बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो MQM पाकिस्तान है और उनकी अपनी जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर मज़बूत है, और अवाम में इस वक्त कोशिश ये है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे MPs हैं, चाहे MNAs हैं, या दीगर जिम्मेदारियां जो भी मौजूद हैं हर एक के लिए, वो डिलीवर कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ बाकायदगी के साथ MNAs और MPs जो हैं पब्लिक सेक्रेटरीट पर, मैंने कहा ना आपका एक प्रोसीजर है बाकायदा, तो मैंने आपको भी देखा कि आप वहाँ जाते तो वहाँ बाकायदगी के साथ हम ये नहीं कि अपने घरों में आके बैठ जाएं और डिलीवर ना करें, नेवर। हमें बाकायदा पूरे वीक का शेड्यूल हमें मिला हुआ है। हैदराबाद के अंदर भी हमें ज़ाहिर है अपनी पब्लिक के साथ मीट करना है, उनके इश्यूज़ को देखना है, और उसके बाद हमारे यहाँ जो भी टाउन्स हैं, टाउन ऑफिसेज़ हैं हमारे MQM के, वहाँ भी हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे देना होगा। गमी है, खुशी है, और दीगर बहुत से मसाइल हैं। आपकी बात तो सही है, बट जो मैंने बात आपसे पूछी अल्ताफ़ हुसैन के बाद पार्टी पे इम्पैक्ट तो पड़ा है ना? हाँ, देखें, ये तो हर पार्टी के अंदर आप देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ पार्टीज़ में आप देखें, उस पार्टी के अंदर कोई ट्रांजिशन पीरियड भी आता है मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, तो वो उसका इम्पैक्ट आता है, और आने के बाद जो है जब एक अच्छी लीडरशिप आ जाती है तो वो चीज़ पीछे चली जाती है, और पार्टी का जो अपना नस्बुल ऐन है, जो उसका मंशूर है, वो आगे बढ़ जाता है उसमें। ठीक है सर, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ऐसे, जैसे आपने कहा अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, आपकी पार्टी पे दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट में होता है तो उनके साथ मिल जाते हैं। अब जब आप PTI की गवर्नमेंट में थे तो आप उनके साथ थे, फिर जब PDM बनी तो आपकी पार्टी जो है वो उस साइड चली गई। अभी शहबाज शरीफ और एक हाइब्रिड निज़ाम है तो आप उसमें भी साथ हैं। तो इमरान खान के साथ आपके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो आप उनकी गवर्नमेंट से अलग हो गए? और वो भी उस टाइम जब वो PDM वाले आ गए कि हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, तब तो लोग इसको बड़ा ही नेगेटिव लेते हैं कि ये जस्ट गवर्नमेंट देखते हैं तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे भी पहले बताया कि देखिए MQM पाकिस्तान जो है ना, अपने मंशूर जो उसका है वही रियलिज़म और प्रैक्टिकलिज़म। यस सर। देखें, जब कोई भी सियासी फ़ैसले होते हैं और वो फ़ैसले अगर आवाम के मुफाद में ना हो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो अव्वलीन तरजीहात में से जो एक तरजीह है वो है अपने मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी की। ये जज्बा अगर किसी के पास नहीं है तो समझ लें कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमज़ोरी है। मतलब आपने यहाँ पे दो बातें की, लोगों का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है इट इज़ प्रायोरिटी। और जब कोई भी XYZ या कोई सियासी पार्टी जो है वो अपने मुल्क से वफादारी ना करे और कोलो फेल में तजाद हो, तो वहाँ आकर जो है फिर मसाइल जन्म लेते हैं, और फिर जो लीडरशिप है वो फिर ज़ाहिर है गौर व खोज करने के बाद या इधर या उधर वो डिसीजन लेती है। उसके अंदर आपको उस टाइम क्यों लगा कि जो PTI गवर्नमेंट है वो मुल्क के साथ सच्ची नहीं है? वो देखें आगे के जो मराहिल आपको सामने नज़र आते हैं।
अच्छा, कि आगे क्या क्या मराहल आए तो आपको वो पहले ही पता चल गया? वो देखें ना, वो ज़ाहिर है उस वक्त हमारे ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो लीडरशिप है वो कितनी वेल अपडेटेड है कि उन्होंने जो है वो फ्यूचर की चीज़ों को पहले सामने रखा और उसके बाद उन्होंने एक मुनासिब टाइम पर एक अच्छा फैसला किया। बट ये जो लोग आपके पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये जब जिस साइड पावर कंट्रोल होता है उस साइड चल जाते हैं, तो आप इस पे क्या फीडबैक? नहीं जी नहीं, देखें डेमोक्रेसी के अंदर जो है ये नेगोशिएशन के बाद गवर्नमेंट का बनना, उसका हिस्सा हो जाना, ये एक रूटीन का काम है ये, और इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हमें तरजीहात में है, हमें अपने मुल्क का इस्तेहकाम वो नंबर 1 पर है ये। उसके बाद ज़ाहिर है अवाम की खदमत और मुल्क की तरक्की, मुआशी इकनॉमी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं और खिला कहीं पैदा होता है तो, और पार्टी के अंदर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखें इसमें लोग उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को। जैसे घर के अंदर देखें एक फैमिली है ना, ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वो भी एक फैमिली है, एक सियासी घराना है वो, और जितने भी उसके हमदर्द हैं, कारकुन हैं, वो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो जब कहीं किसी भी मैटर के अंदर चीज़ें आती हैं तो एक आज़ादाना तौर पर ये हर एक को हक पहुंचता है कि वो अच्छी राय दे, इख्तलाफ राय, तो उससे मजबूती आती है डिसीजन लेने में। तो उसको जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं। हाँ, तो वो इस तरह से नहीं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं उसको, कि उसमें अगर क्रिटिसिज्म भी कोई करता है, तामीरी क्रिटिसिज्म, तो वो अच्छी चीज़ होती है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं हमारे बहुत से भाई जो हैं कि ये इख्तलाफात हैं, ये है वो है। नहीं, डिस्कशन के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, किसी को पसंद होती हैं, किसी को नापसंद होती हैं। अच्छा सर, जी, अब हम बात करेंगे खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में। समझा जाता है कि अभी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और यंग जनरेशन भी डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है इमरान खान साहब को। अब वो करती है, ये करती थी, या ये तो फिर चलो मैं आपसे बतलाएगा ये। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी तकरीबन इमरान खान के अगेंस्ट है, आपके मुताबिक कौन से 2 से 3 रीज़न है जिसकी वजह से आपकी पार्टी उनको नापसंद कर रही है? नहीं, देखें पहली बात ये है कि इसमें शख्सी तौर पर पसंदगी नापसंदगी जो है ना, मतलब ये आपके पॉलिटिकली है, पर्सनली नहीं? पर्सनली नहीं है। पॉलिटिकली के अंदर मैंने आपको अपनी बतलाया ना कि प्रायोरिटीज़ हैं। अपने मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए ऐसा अच्छा निज़ाम हो जिसके अंदर एक आम इंसान जो है वो सुकून का सांस ले सके, महंगाई नहीं हो और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेलेबल हो सारी चीज़ ना। तो इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए उस वक्त को आप देखें तो इतनी महंगाई उरूज पर थी। लोग तो कहते हैं कि उस टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो। नहीं जी नहीं, ये लोगों की बात अलग है ना, वो हर एक का अपना अपना तजिया है, तो इस किस्म की चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, ये कोई पर्सनल नहीं है। तो एक बात हो गई। दूसरी 2 पॉइंट कौन से रीज़न है पॉलिटिकली जो इमरान खान की जो पार्टी आप उसके खिलाफ हैं पीछे? नहीं देखिए, पार्टी के खिलाफ नहीं, या आप उनके नैरेटिव से मैच नहीं हो रहे, आपकी पार्टी मैच नहीं करते। देखें इस वक्त बच्चा जानता है ये कि इस वक्त जो भी ये अपना 9 मई का वाक़या पेश आया ये, ठीक है, तो उस वक्त मुल्क के अंदर क्या अफरा तफरी मची और क्या ये अमल मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अच्छा अमल था या बुरा अमल था। तो कोई इसको अच्छा अमल नहीं बोलेगा। मैंने पहले ही कहा कि देखें हुब्बुल वतनी जो है वो नंबर 1 पर है। जहाँ मुल्क की सालिमत के ख़िलाफ़ कोई भी ज़ाहिर कदम उठाने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है माशाल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो हमें उस पर फ़ख्र है। और इस किस्म के जो भी मनफी इक़दामात XYZ कोई भी करेगा तो उसके बाद उसको जो है मुल्क में हमारे उसको भी वहाँ रुसवाई होगी और आखिरत में भी उसको रुसवाई होगी। ये तो 2 रीज़न हो गए। अब वो उनका इन पे मतलब राय उनकी अलग है इमरान खान साहब की। जी बिल्कुल तो होगी अलग, हर पार्टी की अलग अलग है, आप कुछ अलग। जी बिल्कुल, मेरी अपनी ये है कि हम तो प्रैक्टिकली चीज़ें जो देख रहे हैं। और कौन सा रीज़न जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हम मैच नहीं कर रहे हैं अभी हमारी पार्टी और उनकी पार्टी? हाँ देखें, आप देखते हैं असम्बलियों का हाल देखते हैं ना, क्या असम्बली की प्रोसीडिंग्स देखते हैं ना आप? जी लाइव में कभी कभी देखता हूँ। कभी कभी आप देखते होंगे ना, तो आप देखें कि ये असम्बली के अंदर MNAs और आवाम अलर्ट करती है
और ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारा जो बिहेवियर होगा वो एक पढ़ा लिखा होना चाहिए वहाँ। तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की तकारीर हो रही हैं तो उस वक्त उनका क्या बिहेवियर होता है। उन पे वो अपना फीडबैक देते हैं ना कि ये तो इन्होंने इलेक्शन जो है वो जीती नहीं, इलेक्शन हमने जीती नहीं, ये गलत है ना। वो वरना किस खुशफहमी में मुब्तला है वो। तो उनका वो तर्ज अमल आप देखें, और इस किस्म की जो है जब पूरा मुल्क देख रहा होता है उस टाइम के ऊपर, तो आप देखें कि ये एक सियासी बसीरत वाला अमल नहीं होता। तो उनका जो तर्ज अमल है ना, वे ऑफ कंडक्ट, उससे शदीद इख्तलाफ है। उसमें अच्छे भी लोग होंगे, ऐसे नहीं कि सारे बुरे हैं, लेकिन मोस्टली जो उस वक्त वो सिलसिला होता है जिससे हमारे अपने इस रिफ्लेक्शन जो है वो गलत जाता है मुल्क के ऊपर। अच्छा सर, इलेक्शन में फिर से दोबारा आऊँगा जब डेमोक्रेसी की बात करेंगे। ये तो नेगेटिव साइड हो गई। जी, खान साहब क्रिकेटर भी रहे हैं माशाल्लाह, जी, हीरो रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल है। कोई एक दो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगी जो आपको पसंद नहीं उनकी? बस देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि वो अच्छे क्रिकेटर थे, बिल्कुल खुशी है। आप देखना पसंद करते थे उसमें? जी, मौका मिलता था तो हम देखते थे। वो एक देखें, वो एक अलग प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स से बाहर है वो। तो वो एज ए क्रिकेटर जो है, जाहिर है वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद चेंज हो गए। काश वो अच्छी लीडरशिप वाली चीज़ें करते तो ज़रा अच्छी खुशी होती। हमें मायूसी हुई। इन पे आपका फीडबैक क्या है? जो शौकत खानम उनका प्रोजेक्ट है या नमल वाला, जी, कुछ लोग समझते हैं कि वो पॉलिटिक्स में ना आते, इन चीज़ों को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आज मैं भी कुछ ज़्यादा कर लेते, इनसे भी ज़्यादा। और कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आके उन्होंने सही किया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते तो वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि वो कम से कम यकसुई के साथ जो अपने इस प्रोजेक्ट को जो है फाइनल स्टेज तक पहुँचा देते वो। मतलब आप इस चीज़ को तो एप्रिशिएट करते हैं? मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। ठीक है सर, आगे जाएंगे। आप मीडिया देखते हैं, न्यूज़ वगैरह? जी, जो टाइम मिलता है तो उसको देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो देखते हैं या न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? देखिए, मैं न्यूज़ चैनल्स जो है कभी कभार वो देख लेता हूँ, जो मसरूफियात में जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर। ये मैं पूछना चाहूँगा जल्दी में, बहुत टाइम हो गया आपसे, आपको बहुत सारे काम हैं सर। आपको लगता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान में या पोलराइज है? हाँ, नहीं, देखें, मीडिया जो है इस वक्त जितनी आज़ादी हमारी मीडिया को अब है, उससे पहले इतनी आज़ादी नहीं थी। अच्छा, मतलब काफ़ी आज़ादी है। और ज़ाहिर है जब इस आज़ादी मिलने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नेगेटिव आते हैं ना आज़ादी मिलने के बाद। या तो आज़ादी को इंसान आज़ादी समझे, अगर उस आज़ादी को मिसयूज़ करें तो डेफिनेटली उसके लिए फिर कानून साजी जो है ना वो फिर मतलब थोड़ा बहुत उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी वो देखें ज़रूरी है। कानून साजी जो है। पर फिर भी आपको लगता नहीं पोलराइज है? क्योंकि जो सिंध के इशूज़ होते हैं, वाटर वाला इशू हो गया, उन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं देखें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना किसी की तरफ से। आप समझते नहीं कि पोलराइज्ड एक, बस ये इसको कह सकते हैं कि कुछ पोलराइजेशन ज़रूर है। जैसे भी है, कम से कम इंडियन मीडिया से तो अच्छी, उनसे अच्छी है माशाल्लाह। ये इंडियन मीडिया देखते हैं आप? नहीं, मैं उसको नहीं देखता। वो खबरें जो आ जाती हैं बस उसी को देख लिया जाता है। और उनको देख के सैड मूड हो जाए तो हंसी आती है या बस जी, वो उसको देख के सैड हो जाते हैं? नहीं, उनको देखने के बाद हंसी आती है काफ़ी ना इंडियन मीडिया के। हम बात करेंगे, जैसे मीडिया की बात हुई तो इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अगर आप उस पर फ्रीली बात कर सके तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी। जो मीडिया उनकी बात कर रही थी, क्या सच में ऐसे हुआ था? पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचा? वो बोल रहे थे कि कराची पोर्ट भी हमने तबाह कर लिया, लाहौर का पोर्ट भी हमने तबाह कर लिया। हालांकि मैंने तो नहीं देखा कोई लाहौर में है पोर्ट, पर उनके मुताबिक। और वो तो बोल रहे थे कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, टेररिस्ट स्टेट है। देखें, अभी सवाल पे हंसी भी आ रही है कि ये इंडिया का अपना ये कह लें कि एक खुशफहमी कह लीजिए आप ये। और इस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो वो पहलगाम का जो उन्होंने अपना ड्रामा रचाया और ड्रामे की इन एक बेस बनाया उन्होंने हमला करने का, और उस बेस की बुनियाद पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने रिटेलिएट किया, तो और रिटेलिएट भी बिल्कुल ये नहीं कि खामोशी से किया, बतला के किया, दिन में किया। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो एक तारीख़ी फतह हुई, और हमारा सिपह सालार जो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये भी एक हिस्ट्री रकम हुई ना कि किस तरह से उनको जवाब दिया गया
और अल्लाह ताला ने किस तरह से सुरखरू किया हमारे अफवाज पाकिस्तान को। तो ये जो है ये मोदी जो है, मैं तो कई दफ़ा असम्बली में मैंने कहा कि इसका दिमागी पेंडुलम जो है ना वो ख़राब है इसका। ये तो ये अपने मुल्क से ही वफादार नहीं है ये एक्चुअली में, वो पॉलिटिक्स इस चीज़ पे ही करते हैं जी। तो उनकी चीज़ें, और इसमें आप देखें कि हमारे बाकायदा जो है इस वक्त हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो एक सफारती ज़रिया बना, हमारे डिप्लोमेटिक एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके अंदर दुनिया में पजीराई मिली उसको। और उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि जब सीज़ फायर हुआ तो वहाँ पे अमेरिका कहाँ था, यूएस कहाँ था, तो वो बोले कि यूनाइटेड स्टेट में था। हाँ, उनके अजीब व गरीब उनकी जो है ना ये बातें हैं ये। तो ये बहरहाल ये इनको एक बड़ा अच्छा सबक मिल चुका है। और अब ज़ाहिर है ये, आपको लगता है फिर से ये दोबारा करेंगे? नहीं जी, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है अफवाज पाकिस्तान हमारी जो है मजबूत है, और इस किस्म का वो अब सोच भी नहीं सकते इस तरीके से। और इसमें मसला है कश्मीर जब तक हल नहीं होता तो उस वक्त तक डेफिनेटली ये सिलसिला तो जारी रहेगा। मसला कश्मीर हल हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है वो स्टेबिलिटी आएगी। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी लाहौर पोर्ट में जाएं तो जी वीडियो बना के उनको ज़रूर भेजिएगा। अच्छा सर, थोड़े से क्वेश्चन में अब कराची की तरफ आना चाहूँगा। जी जी। एमक्यूएम का आगाज़ तकरीबन कराची के इशू से ही होता है ना, पार्टी वहाँ से ही। आपको लगता है कि कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है? एमक्यूएम खुद है या दूसरी पार्टी है या कराची के लोग हैं? देखें, हाँ देखें बात ये है कि इस वक्त जो पब्लिक इश्यूज़ हैं ना, अब आपको देखें कि मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहा, हमारा जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना उनका अगर गवर्नेंस में जो एक गैप है वो गैप अगर ख़त्म हो जाए, गुड गवर्नेंस हो हर इदारे के अंदर, तो ये मसाइल जो हैं अगर ख़त्म नहीं होंगे तो मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये इश्यूज जो है पुअर गवर्नेंस की वजह से किसी एक पार्टी को आप मैं इन जनरल में बात ये कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे काम करने वाले भी मौजूद हैं। तो अब डिपेंड करता है कि उनकी जो उस इदारे को जो लीड करता है, अब डिपेंड करता है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना वो अगर सही तरह से डिलीवर नहीं करती तो मसाइल जन्म लेते हैं। तो पिक एंड चूज़ वाला जो कंसेप्ट है, अपनी मर्ज़ी से एक्स को पिक कर लें, अपनी मर्ज़ी से वाई को पिक कर लें और मेरिट को साइड में रख दें, तो आप देखें कराची के अंदर जो इस वक्त मसाइल जन्म ले रहे हैं, चाहे आपकी पानी का इश्यूज़ है, चाहे आप देखें ये आपके जो ट्रेलर्स की जद में कितने लोग शहीद हो चुके हैं इसके अंदर। ये पर इसमें ये बोला जाता है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको। ये अपोजिशन पार्टीज होती हैं, उनका काम यही होता है कि जो इश्यूज है उनको हाईलाइट करना, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमक्यूएम सही तरीके से हाईलाइट नहीं कर पा रही इनके इश्यूज। नहीं जी बिल्कुल, देखा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी जो कैनाल वाला इशू था उसमें पूरी नेशनलिस्ट पार्टीज क्लेम कर रही थी कि हम इस इशू को रिवर्स करेंगे, हम इसको बचाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि आपकी पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस आया था वहाँ पे, लोग कहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं देखें बहुत सिंपल है। एक तो ये पानी की अगर हम शॉर्टेज वाली बात करें, इसके अंदर बहुत क्लियर है। इवन अपना ये इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के हवाले से भी हमारी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया और हमारी लीडरशिप ने भी अपना जो है एक मजबूत सर एक स्टैंड देना, हम इसकी चीज़ के साथ खड़े हैं। जी जी, स्ट्रॉन्गली कंडेम करना और फिर उसका जवाब देना, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इसमें जवाब दिया है, हर फोरम पे दिया है। हमारे एमपीज़ ने अपने असम्बली में हस्ब इख्तलाफ में जो हमारे अपने लीडर हैं उन्होंने बाकायदा इस पर अपना स्टांस दिया, बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया। नेशनल असम्बली के अंदर हमारे मेंबरों ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ बोला है। ये मतलब अगर ये ऐसे इशूज़ फिर से आते तो आप खड़े रहेंगे इन चीज़? जी बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ और क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा। जी जैसे हम आते हैं डेमोक्रेसी पे, देखें एक ख्वाहिश भी है पाकिस्तानी लोगों की कि हम एक तो इलेक्शन देख लें कि हर कोई पार्टी बोले कि फ्री एंड फेयर हुए। जी, जो पार्टी जीती है वो तो बोलती है कि ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बट जो हार जाती है वो हमेशा क्या कहती है कि धांधली है ना। हर दफ़ा ऐसा ही हो रहा है ना। आप जब से आई थिंक जब आप मेरी एज से होंगे तो तब से ही आप देख रहे होंगे ये सेम टू सेम स्क्रिप्ट चल रही है। आपको नहीं लगता कि खान साहब जैसे अभी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं दूसरी पार्टीज़ पे, और दूसरी पार्टीज़ भी फिर जब इलेक्शन हार जाती हैं तो क्रिटिसिज्म करती हैं? जैसे कराची में जो मेयर के इलेक्शन हुए तब भी पार्टीज़ कह रही हैं सबको बैठना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए निगोसिएशन करने चाहिए।
देखें ये तो बिल्कुल ये जमहूरियत का ये हुस्न है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए चाहे ये देखें प्रोसीजरल फिलाज प्रोसीजरल गैप्स होते हैं, तो उसके लिए अगर चाहे इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है या आपने समझ लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे अंदाज में चलाना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपस में बैठें और अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करें और उसके अंदर न्यूट्रल वे में हाँ उसमें न्यूट्रल वे में करें और उसमें ये सोचें कि हमें ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए ऐसी जिससे कि को स्ट्रॉन्ग करना हाँ जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उसके अंदर जो हमारी प्रायोरिटी हो मुल्क की मजबूती हो, जमहूरियत की मजबूती हो और उसके लिए जो है ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे कि जो है एक आम आवाम जो है वो भी सेटिस्फाई हो कि जी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद जो भी क़यादत आती है वो मुल्क की तरक्की के लिए वो काम करे, स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर उसमें। तो अगर इस समय आप समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा, इमरान खान साहब, पीपल्स पार्टी वाले और नवाज शरीफ वालों की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ वालों की और एमके जो भी दूसरी पार्टी हैं आपस में बैठेंगे? हाँ देखें ये हमारी ख्वाहिश है, ये आपकी ख्वाहिश है मेरी कि आपस में देखें आने वाला वक्त जो है जब इंसान अपने इस किस्म के मसाइल में आता है ना, तो बिल्कुल रियलाइजेशन डेवलप होनी चाहिए कि हम अगर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए साथ मिल जाएं, बैठें और बैठने के बाद एक लाएमल बना लें जिससे जमहूरियत जो है ना डीरेल ना हो, तो ये चीज़ प्रायोरिटी में होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि ये तो डेमोक्रेसी की बात हो गई, इकोनॉमी पे भी हमें बैठना चाहिए कि हम 10-15 साल का प्लान डिसाइड कर लें? एक पार्टी आती है वो बोलती है कि हमें सीपे को आगे बढ़ाना है, दूसरी पार्टी आती है कि हम साइडलाइन कर देते हैं, एक पार्टी आती है ये प्रोजेक्ट बनाती है, दूसरी पार्टी आती है अगर वो प्रोजेक्ट सही भी है तो उसको साइडलाइन कर देती है ताकि वो उस पार्टी का था। आपको नहीं लगता कि हमें बैठना चाहिए, 10-15 साल का इकोनॉमिक प्लान बना लेना चाहिए ताकि एक इकोनॉमिक फ्रंट पे हम अच्छे साउंड हो, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है? मैंने अभी आपसे कहा ना ये कि इस वक्त जो है हमारी वर्किंग प्रोसीजर के अंदर जो है ना उसमें अनफॉर्चुनेट गैप्स हैं और उस गैप्स को ख़त्म करने के लिए ये लाजमी है कि सब मिलकर बैठकर अपनी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी डेवलप करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डेवलप करें और बुनियादी मकसद एक ही हो उसका, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बस। तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल ये जो हम आप और हम बैठ कर जो बातें कर रहे हैं ना, तो उनमें से काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर हो चुकी होंगी और फिर हमारा फोकस जो होगा सिर्फ अपनी एजुकेशन की तरफ होगा, अपनी हेल्थ की तरफ होगा, मुल्क की तरक्की की तरफ होगा। स्ट्रॉन्ग होगी तो ये छोटे-छोटे से इशू ख़त्म हो जाएंगे। सर लास्ट में जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको इंस्पायर करना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें मैं पॉलिटिक्स की तरफ आने दीजिए। देख मैं इस वक्त आपको पता है कि यूथ हमारा जो है एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारे इस मुल्क का, एसेट है, जो एसेट है और 60% के करीब जो है इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है और यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमें सबको मिलकर जो है ना इनके फ्यूचर को बनाने के लिए सोचना चाहिए और यूथ को भी मेरा यही पैगाम होगा कि वो इस वक्त ये जदीद दौर आईटी का दौर है और अपने स्टडी के अंदर जो है जिद्दत पैदा करें और मेहनत करें, शॉर्टकट से वो बचें और स्किल डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो ये मेरा पैगाम है अपने यूथ के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज टाइम दिया, ब्रीफ इन इश्यूज़ पे बात की और आई होप कि इन इश्यूज़ से अवेयरनेस आई होगी लोगों के अंदर और कुछ लोग अगर इस चीज़ से इख्तिलाफ भी रखते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दें, नॉट नेगेटिवली। तो आप ज़रूर उसको पढ़ेंगे, अगर आपको लगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो आप ज़रूर इस चीज़ को अपनी पार्टी के लिए इम्प्लीमेंट करना।
थैंक यू सो मच। थैंक यू हसनैन, थैंक यू।